नमस्कार दोस्तों। मैं विधवा की सफ़ेद साड़ी पहने आंसू बहा रही थी। मेरे पति को गायब हुए 1 साल बीत गया था। इस दौरान एक लाश भी नहर के पास से ऐसी मिली थी जिसे देखकर यही लगा था कि वह मेरे पति की लाश है और वह मर चुका है। हमारे गांव में सदी पुराना एक रिवाज था, अगर किसी औरत का पति मर जाता था तो उसकी शादी उसके देवर से कर दी जाती थी, फिर चाहे उसका देवर उम्र में उससे कितना ही छोटा क्यों ना हो। देवर शादीशुदा हो तब भी अपनी विधवा भाभी से शादी करना पड़ता था, भले ही वह उसके साथ शादी वाला रिश्ता रखे या ना रखे, लेकिन शादी के रिश्ते की डोर में अपनी विधवा भाभी को बांधना ही पड़ता था। अगर विधवा का अपना सगा देवर नहीं होता था तब भी खानदान के किसी देवर के साथ विधवा की शादी की जाती थी। यह रस्म हर हाल में निभाई जाती थी। दोनों पक्षों में से कोई भी इस पक्ष को करने से मना करता है तो उसे गांव से निकाल दिया जाता था। सदियों पुरानी रस्म थी, इसमें कोई भी बदलाव नहीं था। गांव के रिवाज के अनुसार मेरी शादी मेरे देवर से कर दिया गया, इसलिए आज इस रात को लेकर पंचायत बैठी थी। और जब सरपंच ने कहा कि जिगर को अपनी भाभी से शादी करना होगा तो पंचायत का फैसला सुनकर वह हत्ते से उखड़ा था। उसने कहने लगा, मुझे यह फैसला कतई मंजूर नहीं है। मेरी भाभी मेरी बड़ी बहन जैसी है, मुझसे 6 साल बड़ी है, मैं कभी भी उनसे शादी नहीं कर सकता। मेरी सास ने कहा कि तुम्हारी भाभी को हम यूँ अपने घर नहीं रख सकते और गांव के रिवाज के मुताबिक विधवा को मायके नहीं भेजा जाता, हमें उसमें हमेशा देवर ही शादी करता है। वह कहने लगा कि जब मैं दिल से इसे रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ तो फिर भाभी से ऐसा रिश्ता क्यों करूँ जिसे मैं निभाना ही नहीं चाहता। सरपंच ने कहा कि शादी तो तुम्हें हर हाल में करना पड़ेगा, भले ही तुम अपनी भाभी को अपने नाम पर ही बैठा कर रखो, लेकिन लड़की मायके वापस नहीं जाएगी तो दूसरी शादी का हक रखता है, भले ही दूसरी शादी अपनी मनपसंद से कर ले। जिगर भी फिर भी इनकार करता रहा कि यह भाभी के साथ जुल्म है, वह क्यों मेरे नाम पर बैठी रहे। उन्हें हक है कि एक खुशहाल जिंदगी किसी ऐसे इंसान के साथ गुजारे जो उन्हें खुश रख सके, लेकिन उसकी बात किसी ने ना सुनी। गांव के रिवाज के अनुसार मेरी शादी जिगर के साथ कर दी गई। मेरा नाम सानिया है। मैं बेहद हसीन लड़की थी। मैं इतनी खूबसूरत थी, ऐसा लगता था जैसे भगवान ने मुझे अपने हाथों से तराश तराश कर बनाया है। मुझे देखने वाला अपना दिल थाम के रह जाता था। जितनी ही मैं खूबसूरत थी उतनी ही खूबसूरत चीज़ मुझे पसंद थी। मुझे बदसूरत चीज़ों से नफरत थी। बदसूरत चीज़ों की तरफ मैं आँख उठाकर भी नहीं देखती थी। मुझे अपने हुस्न पर घमंड भी था। हमारे खानदान में लड़कियों की शादी बहुत जल्दी कर दी जाती थी। मेरी उम्र अभी 20 साल की थी कि मेरे माँ बाप ने मेरे लिए रिश्ते भी देख लिया। हमारी फैमिली में शादी से पहले लड़की अपने होने वाले पति को देख नहीं सकती थी। मेरी शादी मेरे पापा के दोस्त ने करवाई थी। उनके दूर के जानने वाले लोग थे। पापा के दोस्त ने पापा को विश्वास दिलाया था कि बहुत ही अच्छे खाते पीते लोग हैं, तुम्हारी बेटी राज करेगी वहाँ पर। और पापा को अपने दोस्त पर पूरा विश्वास था और मुझे भी तो पापा के दोस्त पर पूरा विश्वास था। वह मुझे बिल्कुल बेटियों की तरह चाहते थे। मंगनी की रस्म करने की मेरी सास ससुर और छोटा देवर आया था। अपने देवर को देखकर कुछ पल तो मैं उसे देखती रह गई थी। वह देखने में बहुत ही खूबसूरत था। ऐसा गठीला नौजवान मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखा था। कुछ पल के लिए तो मैं उसे नज़रें नहीं हटा पाई थी। मेरे देवर जिगर की उम्र लगभग 15 साल थी, लेकिन अपने हेल्थ की वजह से उम्र में 18-20 का लगता था। उसकी खूबसूरत और गठीला शरीर देखकर मुझे लगा कि सलमान भी ऐसे ही होंगे। अब तो मेरे अंदर सलमान को देखने की उत्सुकता बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। मैं रोज़ अपने ख्यालों में सलमान को खूबसूरत और स्मार्ट गठीला नौजवान देखती, जैसे कि उसका छोटा भाई जिगर था, हसीन और दिलकश और मर्दांगी से भरपूर। 2 महीने मैंने सलमान के बारे में किसी शहजादे का ख्याल करके गुजारे थे। मैं अपने गांव की पहली दुल्हन थी जिसने अपनी विदाई पर एक आंसू भी नहीं बहाया था। मुझे तो अपने पति को देखने का, उससे बातें करने का इंतज़ार था, और आज तो मेरा इंतज़ार खत्म होने वाला था। मेरे चेहरे से तो मुस्कुराहट ही गायब हो रही थी। जब मेरे पति की एक कज़िन मुझे सलमान के कमरे में बिठा कर गई तो वो मुझे देखकर कहने लगी कि आज तो भाई ज़रूर अपने होश को बैठेंगे, किसी चाँद जैसी दुल्हन है उसकी। अपने लिए तारीफ सुनकर मैं शर्म से नज़रें झुका ली। मैं मुस्कुराते हुए कमरे से बाहर चली गई। मुझे बस सलमान के कमरे में आने का इंतज़ार था। मेरी बेताबियत चरम पर थी। एक एक पल इंतज़ार का गुजारना मेरे लिए मुश्किल हो रहा था। 1 घंटे बाद सलमान मेरे कमरे में आए। मैं घूंघट निकाले बैठी थी। दिल की धड़कनों का यह हाल था कि ऐसा लग रहा था दिल अभी सीने से बाहर आ जाएगा। जैसे जैसे सलमान मेरी तरफ कदम बढ़ा रहे थे, मेरे दिल की धड़कनों कानों में सुनाई दे रही थी। वह मेरे पास आकर बैठ गए। जैसे ही उन्होंने मेरा घूंघट उठाया, कुछ पल के लिए तो वह कुछ भी ना बोले, फिर कहने लगे, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है,
तुम तो बहुत हसीन हो। मेरा दिल किसी जिद्दी बच्चे की तरह सलमान को देखने के लिए मचल रहा था, लेकिन शर्म भी कोई चीज़ होती है। मैं पहली रात की दुल्हन थी, यूँ बेशर्मों की तरह से अपने पति को नहीं देख सकती थी। लेकिन मेरे होश उस वक्त उड़े जब मेरी गोरी कलाई एक सांवली रंगत वाले हाथ ने पकड़ी। मेरा दिल धड़क से रह गया। सारी शर्म लिहाज एक तरफ रखकर मैं जल्दी से सलमान की तरफ नज़रें उठाई थी। मेरी नज़र उस चेहरे पर पड़ी जो मेरा पति था। मैं हक्का बक्का उसे देखती रह गई। वह गहरी सांवली रंगत का नौजवान था, भद्दे से नैन नक्श, बिल्कुल भी खूबसूरत ना था, बल्कि उन नौजवान में से था जिन्हें देखकर मैं नफरत से अपना रास्ता बदल जाती थी। मैंने फ़ौरन से अपनी आंखें बंद कर दी। मैं एक झुझुगरी से लेकर रह गई थी। मैं भला कैसे उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकती थी जिसे 2 मिनट भी देखना मुझे गवारा नहीं था। ऐसे भद्दे शक्ल के लड़कों को देखकर मैं अपना मुंह फेर लिया करती थी। मुझ जैसी हुस्न परस्त लड़की के लिए यह बात कोई मामूली सी बात नहीं थी। मेरी तो दुनिया ही उजड़ कर रह गई थी। मेरा बर्दाश्त शायद मेरी बस की बात ना था। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे। उस इंसान की संगत का सोचकर मुझे रोना आने लगा था। मुझे यूं आंसू बहाता देखकर सलमान ने मुझे मेरे रोने की वजह पूछी। मैं क्या कहती कि आप मुझे पसंद नहीं हैं, मुझे आपकी शक्ल से भी नफरत महसूस हो रही है। मैंने बस इतना कहा कि मेरे सर में बहुत तेज़ दर्द है। वह मेरी बात सुनकर चिंतित हो गया था। मुझे सर दर्द की दवा दे दी। यह रात मेरे लिए कांटों भरी रात थी। ऐसे इंसान को जिसे मैं देखना भी गवारा नहीं कर सकती थी, उसके साथ शादी जैसा बंधन निभाना था, मुझे एक रात में ही बड़ी आजमाइश लगा था। सलमान ने अपनी काली बाहों के घेरे में मुझे भर लिया था, लेकिन मेरा पूरा शरीर बेजान सा लग रहा था। मेरे शरीर में कोई हरकत नहीं थी। सलमान ने इसे मेरी शर्म समझा था। सुबह वह इंसान बड़ा खुश और तरोताज़ा था। उसने एक हसीन लड़की को पाया था, लेकिन मुझे तो खुद से भी घिन आने लगी थी। ऐसे मर्दों को मैं कभी देख भी लेती थी तो नफरत से थूकने लगती थी कि आखिर ऐसे मर्दों के साथ भला कोई लड़की कैसे ज़िंदगी गुजार सकती है। मुझे लगा मेरे अंदर बैठी अन्न की देवी मुझ पर हंस रही है, मेरा मजाक उड़ा रही है और कह रही है, सानिया, तुम्हें तो अपने हुस्न पर बड़ा घमंड था। तुमने तो कभी काले रंग के कपड़े भी अपने शरीर पर नहीं रखे थे क्योंकि वह काले होते थे। तुम्हें तो बदसूरत बच्चे तक पसंद ना थे। ऐसे बच्चों को देखकर तुम दूर भागती थी, और आज तुमने एक ऐसे इंसान के साथ रात गुजारी है जो काला है, बहुत ही भद्दा है। तुम्हारे बच्चे तो ऐसे ही होंगे। मैंने दोनों हाथों में अपना सर थाम लिया। आंखों से आंसू छलकने लगे। मेरे माँ बाप ने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। भले ही वह मेरे लिए कोई गरीब लड़का ढूंढते, लेकिन कम से कम मेरे जोड़े का तो ढूंढते। उन्होंने सिर्फ मेरी खुशियाँ पैसों में रख देखी थी, लेकिन पैसों से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जाती। इंसान के दिल का चैन भी कोई चीज़ होता है। मेरे दिल का चैन तो एक रात में ही लुट चुका था। मैं अंदर ही अंदर तड़प रही थी, रो रही थी, लेकिन मेरी तड़प किसी को दिखाई नहीं दे रही थी। सलमान तैयार होकर मेरे पास आए और कहने लगे, चलो बाहर, सब हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। मैं उसके साथ मरे मरे से कदम उठाती हुई बाहर डाइनिंग टेबल तक आई थी। सामने डाइनिंग टेबल पर नाश्ता करते समय सलमान के छोटे भाई जिगर को देखकर मेरा जी जल रहा था। मैंने तो उसी को देखकर सलमान का नक्शा खींचा था, लेकिन उसमें और सलमान में 19-20 का नहीं, 19 लाख का अंतर था। मेरी सास मुझे प्यार करने लगी। मेरे पति की कंजंस मुझे छेड़छाड़ करती रही, लेकिन मैं ऐसी थी जैसे कोई पत्थर बन गई हूँ। सारे सपने मेरे एक रात में ही चूकनाचूर हो गए। मेरी आंखों में किरचियों की तरह चुभने लगे थे। फिर मैंने अब उसी समय सोच लिया कि मैं इसके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारूंगी। मेरा पति सुबह ही खेतों पर चला जाता था, और जब वापस आता तो कपड़े कीचड़ और मिट्टी से भरे होते थे। उसे देखकर मेरा जी घबराने लगता था। मुझे साफ सफाई बहुत ही पसंद थी, इसलिए मुझे वह एक आंख नहीं भाता था। हमारे घर पुराने तरीके का बना हुआ था, लेकिन था बहुत बड़ा। उसकी पिछली तरफ नीचे को सीढ़ियाँ उतरती थी। पीछे एक तहखाना बना हुआ था, लेकिन उस तहखाने का इस्तेमाल कोई नहीं करता था। हर समय बंद पड़ा रहता था। कुछ ठाट कबाड़ उसमें थे, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जाया करता था। मैं जब अपने देवर जिगर को देखती तो मुझे अपना पति और भी ज़्यादा बदसूरत लगने लगता। जिगर स्कूल में पढ़ता था और 10वीं क्लास में था। स्कूल से वापस आता तो मैं उसके लिए यूँ खाना लाती जैसे यही मेरा ही जिम्मेदारी हो, और जब शाम को सलमान घर लौटता तो मुझे उसकी परवाह ही नहीं होती थी, वह भूखा है या नहीं। मैं सर बांध कर अपने कमरे में जाकर बैठ जाती और उससे कहती कि मेरे सर में बहुत दर्द है। मेरी कोशिश यही होती कि वह मेरे साथ कम से कम वक्त गुजारा करे। जिगर मेरी बहुत इज्जत करता था, लेकिन मेरे लिए वह कुछ और ही अहमियत रखने लगा था। मेरे दिल की धड़कन उसके लिए बदलने लगी थी, लेकिन पीयूष मेरे दिल की हालत से बेखबर था। हमारे गांव में यह रस्म थी कि पति के साथ कोई हादसा पेश आ जाए
या पति मर जाए तो उसकी पत्नी की शादी छोटे देवर से कर दी जाती थी। मैं शायद पहली पत्नी होंगी जो अपने पति के मरने की दुआएं करती थी। बस किसी तरह से मेरी जान छूट जाए और मेरी शादी मेरे देवर से हो जाए। मेरा देवर जब गर्मी में स्कूल से आता तो मैं उसमें अपने कमरे में ले जाती और कमरे में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का कूलर था। मैं अपने देवर से कहती कि तुम यहाँ सो जाओ, आराम कर लो, मैं तो किचन में ही काम कर रही हूँ। दिन भर मेरा कमरा खाली ही रहता था। वह मेरी बात मान लेता और मेरे ही कमरे में सो जाता। मैं अपने सारे काम जल्दी से निपटाती और अपने कमरे में आ जाती और उसके पास बैठ जाती। कई कई घंटों तक उसका चेहरा देखती रहती। वह गहरी नींद में सो रहा था। उसे खबर भी ना होती थी कि मैं उसे करीब हूँ। पहले तो मुझे जिगर को देखने की इच्छा होती थी, लेकिन अब मेरी इच्छा होती थी कि मैं उसको छूकर देखूं। मेरे लिए अपने जज्बात पर काबू करना बहुत मुश्किल हो जाता था, क्योंकि जिगर ऐसा ही था जैसे कि मैं अपने लिए अपने पति को ख्यालों में सोचती थी। वह गहरी नींद सो रहा था जब मैं उसके खूबसूरत चेहरे को अपने हाथ से छूना शुरू कर दिया। मेरे हाथ का स्पर्श पाकर उसकी नींद खुल गई थी। जैसे ही उसने आंखें खोली, मुझे अपने इतने करीब देखकर घबराकर उठ बैठा हुआ। मैंने कहा, क्या हुआ? मैं तुम्हारी भाभी हूँ, तुमसे बड़ी हूँ, तुम क्यों मुझसे घबरा रही हो? मेरी बात सुनकर उसकी बदहवासी कुछ कम हुई थी। कहने लगा, आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई मुझे यूँ छुए। तो वह मेरे कमरे से उठकर बाहर चला गया, लेकिन मैं अपने दिल के हाथों मजबूर हो गई थी। बहाने बहाने से उसका हाथ पकड़ लेती, उसके गले लग जाती और कहती कि तुम मेरे छोटे भाई जैसे लगते हो। मुझे अपने छोटे भाई की याद आ रही है, इसलिए तुम्हारे गले लग गई। तुम्हें बुरा तो नहीं लगा? जिगर को मेरी इतनी नज़दीकियाँ शायद उसके होश उड़ाने लगी थी। अब वह मुझसे घबराने लगा था। जब भी मैं उसके पास जाने लगती वह कतरा कर निकल जाता। लेकिन अब मुझे उसके नज़दीकियों की इच्छा होने लगी थी। लेकिन सारी समस्या सलमान की थी। ना वह बीमार होता था और ना ही मरता था। मैंने तो उसके मर जाने के लिए जादू टोने भी करना शुरू कर दिए थे, लेकिन वह ना मरता था ना मेरी जान छोड़ता था। कहता था, तुम चाँद से भी ज़्यादा खूबसूरत हो, मैं तुम्हारे हुस्न का दीवाना हो चुका हूँ। उसके काले हाथ जब मेरे चेहरे को छूते तो मैं नफरत से उन्हें झटक देती। मैं कहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं उससे दूर रहने लग के बहाने ढूंढती थी। लेकिन एक बार जब मैं अपनी सास को ये कहते सुना कि उन्हें जिगर के लिए अपनी सहेली की बेटी बहुत पसंद है और वह जल्दी ही जिगर की शादी अपनी सहेली की बेटी रिया से कर देंगे और 3-4 साल में ही उसे बहू बनाकर घर ले आएंगे, तो मेरी बेचैनी चरम सीमा पर थी। यह बात मेरी सास ने खाने के दौरान कही थी। अचानक ही मेरी नज़र मेरे देवर जिगर की तरफ उठी थी। वह यूं शर्माया जैसे वह भी उस लड़की को पसंद करता हो। जिगर की आंखों में उस लड़की की पसंदीदगी को देखकर मेरे अंदर तो एक आग सी लग गई थी। मैं कुछ भी सहन कर सकती थी, लेकिन जिगर को किसी और का होते नहीं देख सकती थी। पूरी रात मैंने जाग कर गुजारी थी। मेरे अंदर उठते नफरत को तूफान ने मुझे ऐसे काम के लिए उकसाया जो मैं कभी सोच नहीं सकती थी। लेकिन जिगर को पाने के पास मेरे पास यही एक तरीका था। मैंने रात को सलमान को जगाया रखा और उसे इधर उधर की बातें करती रही। वह मेरे बदले हुए व्यवहार पर बहुत खुश था। कहने लगा, रोज़ तो तुम्हें सोने की जल्दी होती है, मुझसे बात तक नहीं करती, आज कैसे इतनी देर तक जाग रही हो और मुझसे बातें भी कर रहा हो। वह बहुत खुश नज़र आ रहा था कि मैंने उसे समय दिया। मैंने कहा कि मैं अभी आती हूँ। मैंने उसके लिए गाजर का हलवा बनाया और उसमें जहर डाल दिया था। मैंने वह हलवा सलमान को खिला दिया और फिर कहा कि सलमान, मुझे कमरे में घुटन हो रही है, हम दोनों बाहर चलते हैं, खुले माहौल में चल कर मस्ती करते हैं। सलमान तो मेरे इतने अच्छे रवैये पर हैरान था। मेरे साथ बाहर आ गया। मस्ती करते करते मैं उसे घर की पिछली तरफ ले गई, फिर उसे तहखाने के पास ले आई। मैंने कहा कि इस तहखाने में क्या है? सलमान कहने लगा, कुछ नहीं, घर का बेकार सामान है। मैंने कहा, मैंने आज तक कभी तहखाना नहीं देखा, मुझे भी यह तहखाना देखना है। सलमान कहने लगा, यह भी कोई देखने की चीज़ है? मैंने कहा, मुझे देखना है। सलमान ने मेरी जिद पर तहखाने का दरवाज़ा खोल दिया और सीढ़ियाँ उतार कर नीचे आ गया, लेकिन अब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी थी। वह कहने लगा, वापस कमरे में चलते हैं ना? ना जाने क्यों मुझे घबराहट हो रही है। मैंने जल्दी से उसे अंदर की तरफ धक्का दे दिया। वह ज़मीन पर गिरता। वह इस बात के लिए तैयार ना था। वह जोर से ज़मीन पर जाकर गिरा था। उसका सर फर्श पर लगा था। जहर अपना असर कर चुका था। उसे सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। वह बुरी तरह से खांसने लगा। अपना गला पकड़कर कहने लगा, मुझे सांस नहीं आ रही, मेरा दम घुट रहा है। मैंने कहा, इसलिए कि मैंने तुम्हें जहर दिया है। मुझे तुमसे नफरत है। मेरे घर वालों ने तुम्हें न जाने क्या देखा और मेरी शादी कर दी। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम जैसे बदसूरत इंसान के साथ ज़िंदगी गुजारूं। अब वह हिलडुल भी नहीं रहा था। वह मर चुका था। मैं उसकी लाश वहीं छोड़कर उस तहखाने से बाहर निकल आई। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी और सब लोग उस समय सो रहे थे।
मैं बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी। मुझे अपनी इस घटिया और शर्मनाक हरकत पर ज़रा भी अफसोस नहीं था। मैं अपने कमरे में आई। मुझे लगा मेरे सर से एक बोझ उतर गया है। अगले दिन जब मेरी सास ने सलमान के बारे में पूछा तो मैंने कहा रात को उनके किसी दोस्त का फ़ोन आया था। वह मुझे कहने लगा, मैं खेतों में जा रहा हूँ, तुम आराम करो। मेरी सास कहने लगी, आज तक वो कभी यूँ आधी रात बाहर नहीं गया। मैंने कहा, तो क्या मैं आपसे झूठ बोल रही हूँ? मेरी बात सुनकर मेरी सास चुप हो गई और बाहर चली गई। हमारे गांव में एक नहर थी जहां आए दिन किसी न किसी ग्रुप के मरने की खबर आती रहती थी। इत्तेफाक था यह खबर वहां से भी आ गई थी कि नहर से किसी आदमी की लाश मिली है, लेकिन उसका चेहरा पहचाना नहीं जा रहा। जो कपड़े उस इंसान ने पहने थे, मैंने जब उसे देखा तो कह दिया कि यह तो सलमान है। इस तरह सलमान की मौत की खबर पर घर में कोहराम मच गया। सब रो रहे थे और मैं रोने का ड्रामा कर रही थी। सबको लग रहा था कि मुझे ही बहुत दुख हुआ है, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे बहुत बड़ा बोझ सरक गया था। मैं शोक मनाने के लिए कमरे में बैठ गई। मेरी सास की बहुत बुरी हालत थी। बेटे का गम उनसे सहन नहीं हो रहा था। मैं बार बार बेहोश होकर गिर जाती थी। अब जिगर पर सारी जिम्मेदारी आ चुकी थी। उसने अब पढ़ाई भी छोड़ दी थी। उसे सलमान का भी बहुत दुख था। बहुत से लोगों का यह भी ख्याल था कि सलमान का इंतजार कर लेना चाहिए। मैं जानबूझकर जिगर को देखकर रोने लगती, सलमान को याद करने लगती ताकि उसकी हमदर्दी हासिल कर सकूं। वह मुझे तसल्ली देता कि आप परेशान ना हो। इसी तरह धीरे धीरे 1 साल बीत गया था। उसके बाद जब यह विश्वास हो गया कि वह लाश सलमान की ही थी, तो गांव में पंचायत बैठ चुकी थी कि गांव के रिवाज के अनुसार जिगर को मुझसे शादी करनी पड़ेगी। यह बात सुनकर जिगर ने इनकार कर दिया। कहने लगा कि मैं उन्हें अपनी बड़ी बहन समझा, लेकिन वह लोग कहने लगे, भाभी को तुम्हें अपनी पत्नी बनाना पड़ेगा, उससे शादी करनी पड़ेगी, चाहे बाद में अपनी मर्जी से दूसरी शादी कर लेना। और इस तरह जिगर के मना करने के बावजूद भी मेरी और जिगर की शादी हो गई। शादी के बाद जिगर मुझसे और भी ज़्यादा कतराने लगा। हालांकि मैं उसके करीब जाने के बहाने ढूंढती थी, लेकिन वह मेरे करीब नहीं आता था। मैं उसके सारे काम अपने हाथों से करती। एक बार मैंने उससे कहा कि मेरा क्या दोष है, तुम मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हो? वह कहने लगा, मैंने ऐसे किसी ज़बरदस्ती के रिश्ते को स्वीकार नहीं किया है। मैं तो रिया से मोहब्बत करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। मुझे यह सुनकर गुस्सा आने लगा। एक बार रिया हमारे घर आई थी। वह कुछ दिन रुकने के लिए आई थी। उसके सामने मैं जिगर से और ज़्यादा करीब रहने की कोशिश करने लगती ताकि उसे जिगर के बारे में शक हो जाए और वह उससे दूरियां बना ले और वह जिगर को छोड़ दे। लेकिन वह लड़की ना जाने किस मिट्टी की बनी थी। जिगर का पीछा छोड़ने का उसका कोई इरादा नज़र नहीं आ रहा था। बल्कि एक दिन तो रिया ने हद कर दी। मैं जिगर के कपड़े प्रेस कर रही थी जब वह मेरे पास आकर कहने लगी, जिगर के कपड़े आज के बाद मैं प्रेस किया करूँगी। जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक आपको जिगर का कोई भी काम करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा, मैं क्यों ना करूँ? मैं उसकी पत्नी हूँ, ये मेरा फ़र्ज़ है। मेरी बात सुनकर वह मुस्कुराने लगी। कहने लगी, सिर्फ नाम की पत्नी हैं आप उसकी। बहुत जल्द वह मुझसे शादी कर लेगा। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते। मैं आपको यह भी समझना चाहिए, मैं रिया की बात सुनकर बहुत परेशान सी हो गई थी। रिया अब हर समय जिगर के पास रहने की कोशिश करती थी। मैं जब भी रिया को जिगर के आसपास देखती तो मेरा दिल जलने लगता। वह मुझे जिगर के किसी काम को हाथ नहीं लगाने देती थी। मैंने इस बात की शिकायत अपनी सास से कर दी कि इस लड़की का यहाँ रहना ठीक नहीं है। अब जबकि मैं जिगर की पत्नी बन चुकी तो यह मुझे जिगर की दिल में जगह बनाने नहीं दे रही। मेरी बात सुनकर मेरी सास ने मुझे हैरत से देखा और कहने लगी, जिगर ने सिर्फ एक रस्म निभाई है, इस शादी के लिए वह राजी नहीं था। गांव की पंचायत की बात मानकर ही जिगर ने तुमसे शादी की है, लेकिन उसका दिल इस रिश्ते को स्वीकार नहीं कर पाया है। और तुम तो समझदार हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। कुछ समय के बाद मैं उन दोनों की शादी कर दूंगी। वह दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं, बचपन की मोहब्बत है दोनों की। यह सुनना था कि मेरे अंदर रिया के लिए और नफरत के जज्बात उभरने लगे। मैंने जिगर को पाने के लिए अपने पति तक को जहर दे दिया था, तो ये लड़की क्या चीज़ है? एक रात मैं अपने कमरे से उठकर जिगर के कमरे में चली गई। शादी के बाद भी पीयूष अपने कमरे में और मैं अलग अपने कमरे में सोती थी। जिगर को एक ही कमरे में सोना पसंद नहीं था। उसका कहना था, जब मैंने इस रिश्ते को स्वीकार ही नहीं किया है तो फिर इसे निभाने का क्या मतलब है? सब कुछ वैसा ही रहा जैसे शादी से पहले था, इसलिए वह अपने कमरे में ही सोता था। वह गहरी नींद सो रहा था। मैं उसके साथ जाकर लेट गई। कमरे का दरवाज़ा भी बंद ही नहीं किया ताकि रिया हम दोनों को यूँ साथ लेटे देख ले। और फिर ऐसा ही हुआ। सुबह का टाइम हो चुका था। रिया जिगर को जगाने आई थी। मुझे इस तरह से देखकर वह वहीं से पलट गई, लेकिन फिर भी वह जिगर के साथ वैसे ही हंस बोल रही थी। मुझे अब उस लड़की की सब्र पर गुस्सा आने लगा था। मैंने कुछ दिन बाद जानबूझकर उल्टियाँ करनी शुरू कर दी। मैंने कहा कि मैं उम्मीद से हूँ। मेरी बात पर सब मुझे हैरानी से देखने लगे, क्योंकि जिगर आज तक कभी मेरे कमरे में नहीं गया था। वह हमेशा अपने अलग कमरे में ही सोता था। मैं सबसे नज़रें चुराने लगी।
और फिर अपनी बात को सच कर बताने के लिए कह दिया कि रात को मैं और जिगर एक ही कमरे में होते हैं। मेरी बात पर रिया मुझसे लड़ने लगी। फिर जिगर से कहने लगी कि मैं तुमसे शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मैं अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती कि तुम मुझे एक सौतन के साथ रखो। या तो इसे छोड़ दो या फिर मुझसे शादी करो। जिगर ने कहा कि मेरी मजबूरी है, मैं सोनिया को नहीं छोड़ सकता, लेकिन मैं तुमसे भी मोहब्बत करता हूँ, तुम्हारे बिना भी नहीं रह सकता। लेकिन रिया की एक ही जिद थी कि सोनिया को छोड़ दो, तभी मुझसे शादी करोगे। लेकिन जिगर ने मुझसे छोड़ने वाली बात पर हाँ नहीं किया। रिया गुस्से से पैर पटकती हुई चली गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं थी। एक दिन जिगर ने मुझसे कहा कि मैं तुम्हारे साथ ही ज़िंदगी गुजारना चाहता हूँ, तुम मुझे अच्छी लगने लगी हो। आज रात को तैयार रहना, मैं तुम्हारे कमरे में खुद आऊँगा और इस बार हमारे बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहेगा। मेरी खुशी की तो हद नहीं रही थी। मेरी सारी ख्वाहिशें पूरी होने जा रही थी। मैंने रात में खुद को खूब सजाया संवारा और फिर जब जिगर मेरे कमरे में आया तो एक रुमाल से अपना मुंह छुपा लिया। मुझसे कहने लगा, अगर मुझे यह सच बता दो उस दिन तुमने भाई के साथ क्या किया था, तो मैं तुम्हें खुशी खुशी से अपना बना लूँगा, क्योंकि मैं उस तहखाने में अपने भाई की लाश देख चुका हूँ। मेरे ऊपर तो उस समय जिगर की मोहब्बत का नशा चढ़ा हुआ था। मैं जल्द से जल्द जिगर की संगत को लेना चाहती थी, उसकी खूबसूरत बाहों में समा जाना चाहती थी। मैंने कहा कि मैं तुम्हारी संगत पाने की खातिर बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, और मैंने सब कुछ जिगर को सच बता दिया। उस इंसान ने भी अपना रुमाल उतार दिया और उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। वह तो सलमान था, मेरा पहला पति। मैंने कहा, मैंने तो आपको मार डालना था। फिर सलमान ने मुझे बताया कि मैं मरने ही वाला था। उस तहखाने का एक रास्ता बाहर की तरफ भी खुलता था। मैं वहाँ से बाहर निकल गया और नहर में जाकर गिर गया। वह नहर मुझे बहाकर दूसरे गांव ले गई। वहीं किसी ने मेरी जान बचाई। जब मुझे होश आया तो पता चला कि मैं 6 महीने से कोमा में था। फिर मुझे कुछ याद भी नहीं था। उसके बाद जब मेरी याददाश्त आई तो मैं चुपके से अपने गांव आ गया, लेकिन उस समय तक तुम्हारी शादी जिगर से हो चुकी थी। मैंने अपने भाई जिगर को सब कुछ सच बता दिया। मेरे मुंह से सच उगलवाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया था। मेरी सारी सच्चाई सामने आ चुकी थी, इसलिए जिगर ने मुझे तलाक दे दी। पूरा गांव मेरे ऊपर थू थू कर रहा था। मेरी सास ने मुझे धक्के देकर घर से निकाल दिया। अब मुझे किसी ने भी नहीं अपनाया, मैं अकेली रह गई थी। मेरे घर वालों ने भी मुझे अपनाने से मना कर दिया कि हम ऐसी लड़की से रिश्ते ख़त्म करते हैं जिसने हमारी इज्जत की परवाह नहीं की। उन्होंने मुझे अपने घर से निकाल दिया। ससुराल वालों ने भी ठुकरा दिया और मायके वालों ने भी यह नहीं अपनाया। मेरे पास अब कोई सहारा नहीं था। मैं थकी हारी सी किसी सहारे की तलाश में चली जा रही थी कि पीछे से आते तेज़ ट्रक ने मुझे टक्कर मार दी। मैं मुंह के बल रोड पर दूर तक घिसटती चली गई थी। जब होश आया तो मेरा पूरा चेहरा पट्टियों में जकड़ा पड़ा था। मुझे उठाकर किसी ने सरकारी अस्पताल में डाल दिया था और वहाँ आज 3 दिन के बाद मुझे होश आया था। मेरे चेहरे पर भयानक चोट लगी थी। धीरे धीरे मेरे जख्म भरने लगे थे और जब मैं पूरी तरह ठीक हो गई और जब मुझे मेरा चेहरा दिखाया गया तो मेरी एक ज़ोरदार चीख निकली थी। मेरी चीख ने पूरे अस्पताल को हिलाकर रख दिया था। मेरी वह सुंदरता जिस पर मुझे बहुत घमंड था, आज वह बदसूरती में बदल गई थी। मेरा चेहरा इतना भयानक हो गया था कि कोई भी देखकर डर गया। मुझे हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी गई थी। मेरा कोई सहारा नहीं था। मैं अब कहाँ जाऊँ? अब मैं अपना चेहरा छुपाकर भीख मांगने पर मजबूर हो गई। भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ। मेरी सारी खूबसूरती खत्म हो गई। मैंने जो पाप किया था उसकी मुझे सज़ा भगवान ने दे दी थी। लेकिन मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या मेरे साथ मेरे माँ बाप ने सही किया था? अगर वह मेरी शादी मेरी जोड़े के लड़के के साथ करते तो शायद यह पाप मेरे हाथों नहीं होता। वह कहते हैं ना, जो किस्मत में लिखा होता है वह होकर रहता है। किस्मत का लिखा कोई मिटा नहीं सकता सिवाय ऊपर वाले के। दोस्तों, आपको क्या लगता है इस कहानी में दोष किसका था? सानिया का, जिसने भारी खूबसूरती को ज़्यादा महत्व दिया, इस बात को महत्व नहीं दिया कि उसका पति सलमान उससे कितना प्यार करता है?